सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। कहते हैं कि एक बद्दू किसी शहरी बाबू का मेहमान हुआ। मेज़बान ने एक मुर्गी ज़बा की। जब दस्तरखान बिछ गया तो सब खाने के लिए एक जगह पर जमा हो गए। अच्छा, मेज़बान के घर में टोटल 6 अफराद मौजूद थे। 6 अफराद, मियाँ बीवी, 2 मेज़बान के बेटे और 2 उसकी बेटियाँ। अच्छा, मेज़बान ने बद्दू का मजाक उड़ाने का फ़ैसला किया और मेज़बान ने बद्दू से कहा कि आप हमारे मेहमान हैं तो खाना आप तकसीम करें। जिस पे बद्दू ने जवाब दिया कि ठीक है, मुझे खाना तकसीम करना वैसे तो नहीं आता, कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन अगर आप इसरार करते हैं तो मैं आपके एहतराम में आपकी बात मान लेता हूँ, लाइए मैं तकसीम कर देता हूँ। अच्छा, ये कहकर उसने मुर्गी अपने सामने रखी, उसका सर काटा और मेज़बान की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि आप घर के सरबराह हैं तो मुर्गी का सर आपके लिए। अच्छा, एक सरबराह को उसने कहा कि ये सर खाना एक सरबराह को ही जेब देता है, लिहाजा ये सर मैं आपको दे रहा हूँ। अब उसके बाद बद्दू ने मुर्गी का पिछला हिस्सा काटा और कहा कि ये घर की बेगम के लिए, क्योंकि घर की बेगम जो है वो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है। अच्छा, फिर मुर्गी के दोनों बाजू काटे और कहा कि बेटे अपने बाप के बाजू होते हैं, इसीलिए मुर्गी बाजू जो है मुर्गी के वो बेटों के लिए। फिर बद्दू ने क्या किया कि बेटियों की तरफ देखा और कहा कि बेटियां किसी भी ख़ानदान की इज़्ज़त और वक़ार की बुनियाद होती हैं और सारे ख़ानदान की इज़्ज़त उनके वक़ार पर खड़ी होती है। ये कहकर उसने मुर्गी के जो दोनों पाँव हैं वो काटे और मेज़बान की बेटियों को दे दिए। फिर मुस्कुराकर कहने लगा कि जो बाकी बच गया वो मेहमान के लिए, ये मैं खा लेता हूँ। अब ये मंजर देखकर मेज़बान कुछ शर्मिंदगी से उसका बुरा हाल होने लगा। वो तो उसका मजाक उड़ाने चला था लेकिन खुद शर्मिंदा हो गया। अब अगले दिन मेज़बान ने क्या किया, उसने भी हार नहीं मानी, उसने कहा मैं इसको शर्मिंदा करके रहूँगा। अगले दिन मेज़बान ने अपनी ज़ौजा को कहा कि आज 5 मुर्गियाँ पकाई जाएँ। ज़ौजा ने ऐसा ही किया और जब दस्तरखान लगा तो फिर उस पर 5 भुनी हुई मुर्गियाँ मौजूद थीं। अब मेज़बान ने सोचा कि देखते हैं कि आज ये बद्दू ये 5 मुर्गियाँ कैसे तकसीम करेगा। अब मेज़बान ने दोबारा उससे कहा कि इन मुर्गियों को सब अफराद में आज भी आप ही तकसीम करें, लेकिन बराबर तकसीम। अब बद्दू ने क्या किया, बद्दू ने मेज़बान की बात सुनकर सर हिलाया, थाल से एक मुर्गी उठाई, मियाँ बीवी के सामने रखी और बोला कि आप और आपकी बीवी 2 लोग और ये एक मुर्गी, कुल मिलाकर कितने हो गए 3। फिर दूसरी मुर्गी उठाई और कहा कि आपके दोनों बेटे और एक मुर्गी, कुल मिलाकर 3 हो गए। इसके बाद तीसरी मुर्गी उठाई और कहा कि आपकी 2 बेटियां और एक मुर्गी, कुल मिलाकर कितने हो गए 3 हो गए। अब थाल में 2 मुर्गियां बाकी थीं। बद्दू ने वो 2 मुर्गियां अपने सामने रखी और कहने लगा कि ये 2 मुर्गियां और एक मैं, ये भी 3 हो गए, बराबर हो गए। अब इसमें मेज़बान जो है वो बद्दू की तकसीम देखकर हक्का बक्का रह गया। अच्छा, मेज़बान ने क्या कहा कि आज भी मैं हार नहीं मानूंगा। फिर अगले दिन फिर 5 मुर्गियाँ रोस्ट कर लीं। जब सब लोग दस्तरखान पे बैठ गए तो मेज़बान ने भुनी हुई 5 जो मुर्गियाँ थीं बद्दू के सामने रख दी और मेज़बान ने एक बार फिर से उसको कहा कि आज भी तकसीम तुम ही करोगे, लेकिन आज जुफ्त तकसीम होनी चाहिए। जिस पर बद्दू ने कहा कि लगता है कि तुम लोग मेरी पिछली तकसीम से शायद नाराज़ हो। मेज़बान ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप तकसीम शुरू करें। बद्दू ने मुर्गियों की जो तश्तरी थी ना वो सामने रखी और उसमें से एक मुर्गी उठाई और कहने लगा कि माँ और उसकी 2 बेटियाँ और एक मुर्गी, ये कितने हुए कुल मिलाकर 4। ये कहकर पहली मुर्गी उनकी तरफ बढ़ा दी, माँ 2 बेटियाँ और एक मुर्गी 4। अब इसके बाद दूसरी मुर्गी उठाई और मेज़बान से कहा कि आप और आपके 2 बेटे 3 हो गए, एक मुर्गी मिलाएं 4 हो गए कुल मिलाकर, ये मुर्गी आप लोग खाएं। फिर थाल में मौजूद कितनी मुर्गियाँ रह गई, 3 मुर्गियाँ। उसने क्या किया कि उसने कहा कि 3 मुर्गियाँ और एक मैं, ये भी कुल मिलाकर हो गए 4। इसके बाद मुस्कुराया और उसने बेबसी की तस्वीर बने हुए अपने मेज़बान की तरफ देखा और फिर आसमान की तरफ मुंह करते हुए कहने लगा कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे तकसीम करने की आला सलाहियत से नवाजा है। अब नाज़रीन, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? करंट सिचुएशन को अगर आप इस कहानी के साथ लिंक करें तो कैसे करेंगे? अब ज़रा सुनिएगा। आपने ये कहानी में एक बद्दू का किरदार देखा और मेज़बान का किरदार देखा और कहानी में बद्दू मेज़बान की हर चालाकी को बेहतर तरीके से डील करता हुआ नजर आया और उसको ये भी पता था कि मेज़बान मेरा तमस्कर उड़ाना चाहता है, मेरा मजाक उड़ाना चाहता है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है और उसने अपनी जहानत से कह लें कि उसकी हर चालाकी को बड़े अच्छे तरीके से डील किया। अब मेज़बान ने बद्दू को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन उसकी हर चाल उल्टी पड़ गई। क्यों?
क्योंकि जो बद्दू था ना वो बहुत ज़्यादा ज़हीन था, उसको पता था कि किस हिकमत अमली से मैंने इसकी जो शैतानी हरकत हैं, जो मुझे नीचा दिखाना चाहता है, मैंने इसकी जो चाल है उलट कर इसी के पास वापस पलटानी है। अब हुआ क्या, अब आप ज़रा इस कहानी में मेज़बान की तमाम कोशिशों के बावजूद देखें कि वो बेबसी की तस्वीर बना दिखाई दिया, उसने हर हरबा इस्तेमाल किया, हर तरीका इस्तेमाल किया कि बद्दू को नीचा दिखाया जा सके, लेकिन बद्दू के आगे उसकी एक ना चली। अब ज़रा सियासत पर नज़र डाल लेते हैं, कहानी से सियासत में आ जाएं। यहाँ पे आपको बद्दू भी नज़र आएंगे और मेज़बान भी, ये मामला भी नज़र आएगा। अब आप सोचेंगे कि बद्दू कौन है और मेज़बान का किरदार कौन अदा कर रहा है, ये किरदार सियासत में कैसे पाए जाते हैं और आज की सियासत में कौन बद्दू है कौन मेज़बान है। सियासत में अभी मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में इस वक्त जो बद्दू का किरदार है ना वो हुकूमत अदा कर रही है और ऑपोजिशन जो है ना वो मेज़बान का किरदार निभा रही है। यानी हर जगह पर हुकूमत को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन हुकूमत अपनी स्ट्रैटेजी कह लें, बेहतरीन हिकमत अमली कह लें, जहानत कह लें, स्मार्टनेस कह लें कि वो उनकी हर चाल उलट कर उन्हीं के मुँह पे उल्टा देती है। अब आप ये कहेंगे कैसे, अब ज़रा आप देखिए, PDM, एहतजाजी तहरीक, इस्तीफ़े, सेनेट इलेक्शन, क्या हर जगह हुकूमत ने बद्दू का किरदार अदा नहीं किया कि ऑपोजिशन मेज़बान की तरह बेबसी की तस्वीर बन के रह गई। यानी ऑपोजिशन ने सर तोड़ कोशिश की कि किसी तरीके से हुकूमत को फंसा सकें, गिरा सकें, नीचा दिखा सकें, निकम्मा साबित कर सकें, नालायक साबित कर सकें, नाअहल साबित कर सकें, लेकिन नहीं कर सके। कहानी के बद्दू की तरह हुकूमत भी ऑपोजिशन से कहने के 2 कदम आगे चलती हुई नज़र आई, या यूँ कह लूँ कि ऑपोजिशन की सोच जहाँ पे ख़त्म हुई वहाँ से हुकूमत की सोच शुरू हुई, तो गलत नहीं होगा। और यही वजह है कि हुकूमत पकड़ में नहीं आ रही, या यूँ कह लिया जाए कि हुकूमत पर किस्मत की देवी बहुत ज़्यादा मेहरबान है। अच्छा, शेख रशीद साहब भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि इमरान खान साहब की किस्मत बड़ी अच्छी है, उनकी किस्मत का सितारा उरूज पर है। और साथ शेख साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब बहुत खुशकिस्मत इसलिए भी हैं क्योंकि उन्हें नालायक और निकम्मी ऑपोजिशन मिली है। बहरहाल ऑपोजिशन की एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद उसकी बात नहीं बन रही, और अगर वज़ीर आज़म साहब की किस्मत बहुत अच्छी है और वो बहुत लकी हैं, तो ऑपोजिशन इस हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत अनलकी है, उतनी बदनसीब है, उतनी बदकिस्मत है, क्योंकि शायद ऑपोजिशन के सितारे मेरे ख्याल से गर्दिश में हैं। इसीलिए ऑपोजिशन को हर तरफ से मायूसी ने घेर रखा है। अब इसी नाकामी और मायूसी की वजह से ऑपोजिशन को शायद ये एहसास हो गया है कि अवाम उनकी सियासत से बहुत ज़्यादा बेजार हो चुके हैं, और अब चूंकि पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है, इसलिए ऑपोजिशन अब ऑपोजिशन से लड़ती हुई दिखाई दे रही है। नाकामी का जिम्मेदार खुद ऑपोजिशन एक दूसरे को करार दे रही है, और ये वही ऑपोजिशन जो PDM बनाकर हुकूमत गिराने निकली थी, लेकिन अब यही ऑपोजिशन एक दूसरे को आंखें दिखाने पर आ गई है, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने पर आ गई है, और बाकायदा एक सियासी थिएटर लगा हुआ है। अगर देखा जाए ना, इस वक्त ज़रूरत किस बात की है, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुल्की और जो बैनुल अक़वामी हालात हैं उनको देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, सूरत हाल को देखते हुए ऑपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे का साथ दें। लेकिन वो ऑपोजिशन ही क्या जो अपने अपने चक्रों से बाहर आ जाए। अब इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें अवाम के सामने फेस सेविंग के लिए कह लें कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम धरकर खुद को बरी ज़ुमा करार देना चाहती हैं, और अगर इसका मुँह बोलता सबूत देखना है तो फिर मौलाना साहब का ये क्लिप ज़रा देखिए जिसमें वो पीपल्स पार्टी की ईंट से नज़र आ रहे हैं, और ये वही पीपल्स पार्टी है ना जिसके जाने का सबसे ज़्यादा दुख मौलाना साहब को था, लेकिन शायद उनका दुख मेरे ख्याल से दर्द में तब्दील हो गया, और जब दुख दर्द में बदला तो फिर इस दर्द ने मौलाना साहब के लहजे में इतनी तलखी भर दी, इतनी तलखी भर दी, और ये तल्ख रवैया है, इसका इजहार वो बड़े जारहाना अंदाज में करते हुए आपको इस क्लिप में सुनाई देंगे, दिखाई देंगे, देखिए ज़रा। अच्छा, मुझे मौलाना साहब की बात से एक बात याद आ गई, क्योंकि बातों से बात बनती है ना, बात निकलती है, जिस बात से ये बात निकली, इस बात से वो बात निकली, इसलिए मुझे ये बात ऐसे याद आ गई कि जब मियाँ साहब ने कहा था कि पाकिस्तान ने कारगिल के मामले में भारत की पीठ में छुरा घोंपा है, और अब ऐसे अल्फाज मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी के लिए अदा किए, और क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमारे पेट में छुरा घोंपा है, और मौलाना साहब की बात करने का मकसद बेसिकली क्या था, सिर्फ इतना था कि जी PDM की जो तहरीक है मुतासिर होने की बहुत सी वजूहात में से एक वजह पीपल्स पार्टी की बेवफाई थी। अब मुझे वो ज़माना भी याद आ रहा है जब मौलाना साहब गर्म जोशी से आसिफ अली जरदारी साहब को मिलने गए, बिलावल और मौलाना एक दूसरे के गले लगते नज़र आए, और मौलाना साहब ने बिलावल को ऐसे गले लगाया जैसे उनका कोई बिछड़ा बेटा उन्हें वापस मिल गया। और मौलाना साहब ने जरदारी साहब से खूब वादे लिए, खूब कस्में खाई कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फिर हमने जलसों में ये मंज़र भी देखे जब बिलावल और मौलाना बैठे तो एक साथ होते थे, लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे के करीब नहीं होते थे, बहुत दूर होते थे, और तब से
जितने भी लोग सियासत में बात करते हैं, गहरी नज़र रखते हैं, तज्जिया देते हैं, वो ये नतीजा निकाल रहे हैं कि जी अब इस इत्तेहाद को टूटने से कोई नहीं बचा सकता, नामुमकिन, कोई नहीं सकता कि ये इत्तेहाद टूटने से बच जाए, ये बच नहीं सकता। अब टूटा ही टूटा। अब मौलाना ने आखिरी वक्त तक जरदारी साहब को टेलीफोन के ज़रिए भी, आपको याद होगा, उनके बेटे की शिकायतें लगाई और कहा कि जरदारी साहब आप बिलावल को समझाएं, यानी जरदारी साहब से कहते हैं उनको समझाएं, लेकिन बिलावल को जरदारी साहब क्यों समझाते? बिलावल तो जरदारी साहब की पॉलिसी पे चल रहे थे, इसलिए जरदारी साहब बिलावल को क्यों समझाते? और मौलाना साहब आप इतने मासूम हैं, आपको पता ही नहीं था, आप शिकायतें जरदारी साहब को लगा रहे थे बिलावल की कि वो बिलावल को समझाएं। वाकई आप बहुत मासूम। अब दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी अपने उसूलों की सियासत करती रही। फिर मौलाना साहब ही थे ना जिन्होंने पीपल्स पार्टी के पीडीएम छोड़ जाने पर भी इसकी वापसी की जो राहें हैं वो तलाश करने की बड़ी कोशिश की, क्योंकि मौलाना साहब ने कहा था कि अब भी वक्त है, पीपल्स पार्टी अपने फैसले पर नज़रसानी करे और बाप से वोट लेने की तलाफ़ी करे और पीडीएम में वापस आ जाए। लेकिन फिर मरियम ने शाहिद खान अब्बासी साहब की मदद से मौलाना की कहने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि नून लीग ने तो पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलहदा करने की ठान रखी थी। अब कुछ सियासी हलकों का ये भी ख्याल है कि नून लीग ने जानबूझकर पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन इत्तेहाद से आउट कराया। क्यों? क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद में शामिल रहती तो हुकूमत के लिए ख़तरात बढ़ जाते और मुमकिन था कि पूरी ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी के ज़रिए कह लें आपके हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कामयाबी भी समेट लेती। अब आप सोचेंगे कि नून लीग को इसमें क्या फिर नुकसान था? नून लीग एक्चुअली ऐसा चाहती ही नहीं थी, जिसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन सियासी हलके इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये बताते हैं कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी का पत्ता इसलिए साफ़ किया क्योंकि हुकूमत के ख़िलाफ़ कामयाबी मिलने की सूरत में पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है ना वो नुमायाँ हो जाती, यानी उससे ज़्यादा जो सियासी फ़ायदा है वो मिलता। अब यही वजह थी कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी का पत्ता काट दिया और पीपल्स पार्टी मौलाना से भी दूर हो गई और नून लीग के पीछे चलते मौलाना साहब पीपल्स पार्टी से दूर हो गए। ये पूरी कहानी है। अब इसलिए जो मौलाना साहब पीपल्स पार्टी को नाकाबिले एतबार करार देने पर आ गए हैं और अपनी बाकी इत्तेहादी जमातों पर तकिया किए हुए नज़र आ रहे हैं और उन्हें इस बात की बड़ी उम्मीद है, बल्कि कह लूँ कि पूरी उम्मीद है कि इत्तेहादी उन्हें धोखा नहीं देंगे। इसीलिए मौलाना साहब बिलावल को बराह रास्त निशाना बनाते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने हमें इस्तीफ़ों का ताना दिया लेकिन खुद तहरीक के अदम एतमाद का ढिंडोरा पीटते रहे। अब कहाँ है बिलावल की तहरीक के अदम एतमाद? अब आराम से बैठ क्यों गए? यानी अब तानों का जवाब तानों से दे रहे हैं, बड़े गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जब इंसान दुखी हो जाता है ना और मायूस हो जाता है तब भी ऐसी बातें करते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा नाज़रीन। अब अगर वो कहते हैं हिम्मत है ना, मौलाना साहब चैलेंज कर रहे हैं, बाकायदा कह रहे हैं अगर हिम्मत है तो अब अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। और मौलाना ने तो यहाँ तक ताना दे दिया उन्हें कि बिलावल को कि जी पंजाब में 6 सीटें हैं आपके पास टोटल, और 6 सीटों का ताना देते हुए कह रहे हैं कि ये लोग इतनी सी नशिस्तों के बावजूद अदम एतमाद की तहरीक लाने का दावा किस मुँह से करते हैं। यानी अब क्या रह गया पीछे मौलाना साहब? सब कुछ तो आपने कह दिया, जो आपके दिल का गुबार था सारा निकाल लिया। और अगर पीपल्स पार्टी आपकी बात सुन लेती तो इसका मतलब है कि जो दिल में जो बातें आपने अब निकाली ये आप दिल में रखते और उनका कंधा इस्तेमाल करते। इतनी मुनाफकत होती है सियासत में, मैं हैरान हूँ आपकी बातें सुन के। अच्छा, बिलावल को पीडीएम की कहते हैं ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए जब उनके पल्ले कुछ नहीं है तो उन्हें अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। अब आप अंदाज़ा करें कि मौलाना कैसे पीपल्स पार्टी पर, बिलावल पर बरस रहे हैं। अब ये जो बुग्ज़ होता है ना, ये अचानक से नहीं आता, ये दिल में जमा होता है, ये भड़ास बन के बाहर आ जाता है। मौके की तलाश में रहती है भड़ास कि कब हमने बाहर आना है। और जब तक मुफाद नज़र आ रहा होता है, अगर बिलावल आपकी बात सुन रहे होते, कहते जी मौलाना साहब जैसे आप कहें, तो फिर ये सारी बातें रहनी तो दिल में ही थी। यानी दिल में आप ये सोचते थे बिलावल के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए आपकी ये राय थी जिसका इजहार आपने कर ही दिया। और पीपल्स पार्टी ये दावा करती दूसरी तरफ कि जी उसके बगैर पीडीएम कभी भी अकेले अपने मकसद हासिल नहीं कर सकती। और ये नज़र भी आया जब मौलाना साहब, आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी की बाकायदा मिन्नतें तरले करने पर आ गए थे। मिन्नतें कर करके इसको अपने किए पर नज़रसानी का कहते रहे कि प्लीज़ नज़रसानी करें, नज़रसानी करें, नज़रसानी करें, कि पीडीएम लाना चाहते थे। लेकिन मौलाना साहब इसमें नाकाम रहे बुरे तरीके से। और बिलावल भी पहले अपनी हर मीडिया टॉक में, आपको याद होगा, हर तकरीर में नून लीग और JUI के बारे में बात करने से बाकायदा गुरेज करते थे। लेकिन जब बिलावल ने देखा कि पूरी ऑपोजिशन उन पर भारी पड़ना चाहती है तो उन्होंने फिर क्या कहा कि उन्होंने तीर बरसाने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा मैं भी अब ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। बल्कि बिलावल तो साबिक इत्तेहादियों को ललकारते हुए भी नजर आए। बिलावल का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। अब सुना आपने, बिलावल ने कह लें कि एक तीर से 2 शिकार किए। एक तरफ उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने नून लीग को निशाने पर रखा और दूसरी जाए उन्होंने मौलाना साहब की कह लें कि खूब खैर खबर ले ली।
जो बात मौलाना बिलावल से पूछते हैं कि कहाँ गई उनकी अदम एतमाद की तहरीक, तो यही सवाल बिलावल भी पीडीएम के सरबराह से पूछते हैं कि कहाँ गए पीडीएम के इस्तीफे। अब बिलावल ने भी खामोशी तोड़ दी और बहुत अच्छा किया, तोड़नी चाहिए थी खामोशी, और अब वो ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। बिलावल नून लीग JUI को अपने निशाने पे रख रहे हैं और आवाम को भी साथ साथ पैगाम दे रहे हैं कि दरअसल तहरीक को नाकाम करने में पीपल्स पार्टी का नहीं बल्कि जो बाकी अपोजिशन की जमातें उनका हाथ था, और ये बात हम पे डाल रहे हैं। और बिलावल पूरी अपोजिशन को हुकूमत का सहूलतकार भी करार दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी कि अपोजिशन को ये फैसला करना होगा कि वो सच में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन करना चाहती भी है या फिर अंदर ही अंदर हुकूमत का साथ दे रही है। क्योंकि मरियम साहिबा ने एक बार ये बयान देते हुए कहा था कि नून लीग चाहती है कि हुकूमत 5 साल पूरे करे, लेकिन नून लीग अपनी इस बात की दलील ये देती है कि मौजूदा हुकूमत को 5 साल देने से वो खुद एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मरियम साहिबा का ये बयान दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली होने का पता दे रहा है। और बिलावल अब ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जी अब हम अपने साथियों से ज़बरदस्ती अपोजिशन करवाएंगे। और ये छोटी बात नहीं, जुमले पे ज़रा गौर करें, हम अपने साथियों से अपोजिशन करवाएंगे यानी सही वाली अपोजिशन करवाएंगे और ज़बरदस्ती करवाएंगे। ये जुमला ज़रा दोबारा गौर कीजिएगा। और अपोजिशन को कह रहे हैं या तो इस्तीफे देने होंगे या फिर पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाने में पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। यानी पीपल्स पार्टी बाकी इस्तीफे या फिर अदम एतमाद की तहरीक की चॉइस दे रही। और नून लीग और JUI इंतशार की सियासत चाहते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए जरदारी साहब ने उन्हें टोका था और उन्हें आग में कूदने से रोका भी था। आपको याद होगा, जरदारी साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। सुना आपने जरदारी साहब को, मेरे ख्याल से इनका मशवरा बिल्कुल दुरुस्त था, सही था, क्योंकि इन्होंने सियासत के मैदानों पर ज़िंदगी गुजारी है। जरदारी साहब इसकी दाव पेच को अच्छी तरह से समझते हैं। इनको मुफाहमत का बादशाह ऐसे नहीं कहा जाता, बड़ा ज़हीन बंदा है जिनका नाम है आसिफ अली जरदारी। और इन्होंने, आपको याद होगा, माजी में भी उस वक्त पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क दुश्मनों की उम्मीदों पर पानी फेरा था जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान के दुश्मन कोई बड़ा वार करने की साजिश कर रहे थे। और मैं इसे मेरे ख्याल से पीडीएम की बदकिस्मती बदनसीबी कहूँगी कि इन्होंने जरदारी साहब से सीखने की कोशिश नहीं की, जो कि इनके सियासी गुरु थे। क्योंकि जब पता क्या होता है, जब दिल मुल्की इदारों के बुक से भरे हों और ज़ाती मुफादात पर ही नज़र हो, तो फिर ये जो ऐसी आवाज़ें होती हैं ना, जो सही मशवरे होते हैं, ऐसी आवाज़ें होती हैं, वो अक्सर सुनाई नहीं देती हैं। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? ऐसे अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने एक बयान में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी से कहा है कि हमें तो पीपल्स पार्टी वाले ताना देते हैं, इस्तीफे क्यों पेश नहीं करते, तो ये अदम एतमाद की तहरीक पेश क्यों नहीं करते। अच्छा, मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी पर तंज किया और तंज करते हुए मजीद क्या कहते हैं कि जी बार बार हमारी राय कहने वाले क्यों बैठे हैं आराम के साथ, कब पेश करेंगे अदम एतमाद की तहरीक। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब बड़े करीबी सियासी दोस्त भी समझे जाते थे, मगर अब ऐसा क्या हो गया है कि इतनी दूरियां आ गई हैं। ये वो गुत्थी है जिसको सुलझाने की कोशिश करूंगी मैं। आज मेरे साथ सीनियर तज्जियाकार और बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन उसामा गाजी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उसामा गाजी ज्वाइन करने के लिए। उसामा, क्या देख रहे हैं आप सिचुएशन, आपको कैसी समझ आ रही है? मौलाना साहब भी अब वो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात कि वो उनको ताना दे रहे हैं उस चीज़ का, और वो इस्तीफे के ताने में कह रहे हैं कि जी आप अदम एतमाद की तहरीक क्यों नहीं पेश कर रहे? असल में देखें, ये शुरू से ही अगर आप देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर पार्टीज़ ये बड़ी मुख्तलिफ हैं। आप देख लें, लेफ्ट विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राइट विंग आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब नजर आते हैं। सिंध में भी आप देखें, कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं हुए। इलेक्शंस की जहाँ तक बात है, ऊपर जाकर तो आपने देखा है, अगर PML क्यू और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो सकते हैं तो उनकी बड़ी मुफाहमत की एक थी जरदारी साहब की। लेकिन जब जो लोकल पॉलिटिक्स होती है उसमें ये बड़े मुख्तलिफ हैं। इनका जब जाकर उन्होंने लोगों को कन्विंस करना होता है तो बिल्कुल वो एक मजहबी तौर पर कार्ड इस्तेमाल किया जाता है फजलुर रहमान साहब की तरफ से, उनकी शख्सियत की तरफ से। राइट विंग हैं, आप अभी देख लें अफगानिस्तान की सूरत हाल पर फजलुर रहमान साहब का एक और बिल्कुल स्टैंड नजर आएगा और पीपल्स पार्टी का और, तो इसलिए इनका ज़्यादा अरसे तक साथ चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसके बाद हुआ यह कि दोनों के दरमियान जिस तरह से इख्तलाफात आते चले गए, किस तरह से आगे बढ़ना है,
वो बढ़ते चले गए। अब असल में जो लड़ाई है वो इस वजह से है कि आगे आ रहे हैं बल्दियाती इलेक्शंस और उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन। तो ये दोनों जो इलेक्शंस हैं इसके लिए अभी से तैयारी हो रही है, सफबंदी हो रही है। तो ये नहीं हो सकता कि ये दोनों करीब रहें और उससे फिर वोट बैंक मुतासर हो। अब अगर देखिए पीपल्स पार्टी ने जाहिर है कि सिंध से बाहर निकलना है तो उनके लिए पंजाब बहुत ज्यादा जरूरी है, और पंजाब में अगर उन्हें आना है तो ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोले और कहे कि जी हम दोबारा किस तरह से रिवाइव हो जाएंगे, हमें वोट मिल जाएगा। नहीं, आपने भी कंटोनमेंट के इलेक्शंस में देख लिया कि पीएमएलएन एक स्ट्रांग पार्टी है। जब तक आप उसके खिलाफ नहीं जाएंगे तो फिर आप किस तरह से आप कहेंगे कि जी इनके ऑल्टरनेट आप हमें वोट करें। तो उसमें फजलुर रहमान साहब तो अब बिल्कुल नून लीग के साथ हैं, कम से कम पंजाब की हद तक आप देख रहे हैं। तो असल इख्तिलाफात की वजह यह है कि इन्होंने अब अलग अलग चलना है, यहाँ से फिर बुनियाद बन रही है और फिर अब गिले शिकवे जो हैं वो तेज होते चले जा रहे हैं एक दूसरे पर बयानात, और वही कि जी ये एस्टैब्लिशमेंट की गेम खेल रहे हैं, ये उनके साथ जाकर मिल गए हैं, वो कहते हैं जी ये मिले हुए हैं हुकूमत के साथ, पीपल्स पार्टी इन पर इल्जाम लगाती है, वो इन पर इल्जाम लगाती है। अच्छा, साथ वो ये भी कह रहे थे कि जी 6 जो मेंबरान हैं उनके साथ अदम एतमाद की बात करना बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, इंतहाई हमाकत की बात लगती है। ये तो मतलब बहुत बड़ा ही ताना ना। अच्छा, और आप देखें कि जिस तरह से अभी ये भी फजलुर रहमान साहब के बारे में पीपल्स पार्टी कह देती है कि जी आप ये देखें कि फजलुर रहमान साहब को धरने देने का और धरने खत्म करने का सबसे ज्यादा तजर्बा है। बिल्कुल, हाँ। तो इसलिए उन पर भी ये ताना कि आप तनकीद के नश्तर बसाना बड़े, आप जो है ना डील आप भी कर लेते हैं, जहां पर आपको अपना मकसद नजर आएगा तो किसी वक्त भी आप इधर से उधर हो जाते हैं। और जरदारी साहब ने कहा था कि हमने तो भेजा था इनको कन्विंस करने के लिए फजलुर रहमान साहब को कि हमारे जो कैंडिडेट हैं सदर के लिए, जब ये इलेक्शन हुई 2018 के, तो ये खुद कैंडिडेट बन के आ गए। तो तब से ट्रस्ट डेफिसिट है कि हर कोई देखता है, जब भी जमात होती है कि इनको पहले दिन था कि ये ना डील कर जाए, ये ना डील कर जाए। अच्छा, वैसे उसामा आपने गौर किया होगा कि इस सिचुएशन को सबसे ज्यादा हुकूमत एंजॉय कर रही होगी। हाँ, अब देखिए आप पेट्रोल कहाँ चला गया है, डॉलर किधर चला गया है, वहां पर हुकूमत पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। लेकिन अपोजिशन जमातें जिस तरह से आपस में हैं, दस्तों गिरेबां हैं, हत्ता कि नून लीग आपस में ही, यानी नून लीग के अंदर वो कहानी है। तो आप जब ये सूरत हाल होगी तो आप किस तरह से कहेंगे जो भी लोग होंगे यार इनके यानी हम कह सकते हैं हुकूमत के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चैलेंज नंबर 1 आप महंगाई कह सकते हैं, लेकिन ऑपोजिशन अब उनके लिए किसी किस्म का कोई चैलेंज या खतरा नहीं है। ऑपोजिशन को इस मामले में बड़े रिलैक्स है, ऑपोजिशन को ऑपोजिशन से खतरा है। ये बिल्कुल अभी देखें आप बलूचिस्तान में अगर आप देख लें तो नून लीग के लोगों को शामिल किया गया, 2 बड़े लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अंदर शामिल किया, तो वहां भी वो फजलुर रहमान साहब को टफ टाइम दे रहे हैं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप देखें जो जहां पर फजलुर रहमान साहब का वोट बैंक है, तो यहाँ से चल रहा है। और एक और बात कि कभी भी इनकी तबीयत आपस में नहीं मिली, बिलावल भुट्टो की और फजलुर रहमान साहब की। एक दफा ये इसी तरह से एलामिया जारी करना चाह रहे थे हुकूमत के खिलाफ, तो उसमें बिलावल की लड़ाई होगी फजलुर रहमान साहब से, और अवामी नेशनल पार्टी के लोग बीच में आए कि जी क्या कर रहे हैं, इस तरह गुत्थम गुत्था हो जाएगा मामला, दोनों के जो 7 लोग हैं वो लड़ पड़ेंगे। कि बिलावल ने साफ कह दी मैं मजहबी कार्ड बीच में नहीं आने दूंगा, ये नहीं हो सकता, तो फिर वो इलामिया भी सारा गड़बड़ हो गया था। तो इस वजह से इनके दरमियान शदीद इख्तिलाफात है और आने वाले दिनों में ये ज्यादा बढ़ेंगे, ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ सख्त स्टेटमेंट्स इनकी आएंगी। ठीक है जी। अच्छा, मौलाना साहब एक इंटरव्यू में ये भी कह चुके हैं सामा कि जो पीपल्स पार्टी हमारी बात मानती अगर, तो आज ये हुकूमत खत्म हो चुकी होती और आज इलेक्शन भी हो चुके होते। अब यही बात पीपल्स पार्टी भी कहती है कि जी पीडीएम ने हमारी नहीं मानी, अगर मान ली होती तो ये हो गया होता, वो हो गया होता, ब्ला ब्ला ब्ला। अब असल बात क्या है, जो दोनों ने नहीं मानी एक दूसरे की, खुलकर बताते भी नहीं है, इशारों में बातें भी करते हैं, इतने इशारों में बातें करते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, पहले पीपल्स पार्टी ने जिस तरह साथ चलना था उसमें उन्होंने पहले ही लिखवा लिया था, जो पहला एलामिया आया था कि जी इस्तीफे भी फिर यानी जाया जाएगा, धरने की तरफ जाया जाएगा, ये लॉन्ग मार्च किया जाएगा और उसमें फिर इस्तीफों का ऑप्शन भी होगा। अब उसमें नहीं था कि हर सूरत इस्तीफे दिए जाएंगे, ऑप्शन ऑप्शन होगा। हाँ जी, ऑप्शन होगा। तो पीपल्स पार्टी पहले दिन से ही क्लियर थी, उन्होंने कभी भी इस्तीफे देने ही नहीं थे। और ये अब कहें जी हमें इसका पता ही नहीं था कि उन्होंने इस्तीफे नहीं देने, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये भी झूठ है। इनको भी अंदाजा था, लेकिन दोनों ने कहा कि चलो मिलकर किसी भी तरह हुकूमत को टफ टाइम तो दें, एक प्रेशर तो बिल्ड हो कि उसमें से हम कुछ ना कुछ तो निकाल सकें। एक नजर आया कि हम बड़ी एक पावर हैं। और उसमें ये भी हो सकता था कि जनाब कोई नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ याद है, मरीम साहब कहती थी जी मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी, और जी इस हुकूमत को निकाल दो तो उसके बाद बिल्कुल हम साथ हैं। हाँ जी, तो वो उसके लिए हो रहा था हाँ जी, कोई इदारा साथ आकर इतना प्रेशर बन जाए कि इनको निकाल दें, तो वो नहीं हो सका। लेकिन इनको पहले दिन से अंदाजा था कि जनाब ना तो पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे देने हैं और इन्होंने भी कोई अदम एतमाद की तहरीक उस वक्त नहीं लानी। तो पीपल्स पार्टी का अंदाज ये था कि अंदर रहकर पार्लियामेंट में रहकर हम सियासत करें, जो शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं। और अच्छा, अगर वैसे देखा भी जाए तो उनके पास सूबे में एक हुकूमत है, एक बड़े सूबे की हुकूमत है उनके पास खोने के लिए हम कह सकते हैं कि कुछ होगा। इन लोगों के पास खोने के लिए इस टाइम पे क्या है मुझे बताएं। कुछ भी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास खोने के लिए क्या है इस टाइम?
कुछ भी नहीं उनके पास। वो तो चाहते हैं कि हाँ। सारा सिस्टम ही लपेटा जाए किसी भी तरह से, तो उसके बाद ही उनके लिए कुछ सूरत बन सकती है, कोई उनके लिए कोई बीच में से सूरत नजर आ सकती है कि फिर हो, क्योंकि अभी तो किसी तरह भी उनके पास कुछ नहीं है। हाँ अब देखिए ना, जिस तरह ये कहते रहे कि जी इस्तीफे वगैरह और इनको ताने मिलते हैं, तो यही तो वो कहते हैं कि जी पहले अपनी पार्टी के लोगों को इस्तीफे दे दें, आप वहाँ एंजॉय करें असेंबली में, पहले अपना तो आप लाए ना इस्तीफे। वो इकट्ठे नहीं हो सके, मरियम से नहीं हो सके कि जी आ रहे हैं इस्तीफे। अच्छा दिन दो लोगों के आए, एक उनके मेरे ख्याल है खामन के बड़े भाई भी थे उनमें, तो और बाद में रिक्वेस्ट करने पर आगे कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट ना किए जाएं। ये तो बात है कि देना दूर की बात है, इस्तीफे वाकई लतीफे बन गए ना, लतीफे बन गए, जमा भी नहीं करवाए गए। और तरीके अदम इत्मीनाद का मसला ये है कि बिहाइंड द डील के बगैर उनको नहीं लगता कि हम कामयाब हो सकते हैं। नून लीग को ये लगता है, इसीलिए राना लोग कह चुके हैं या दीगर लोग कह चुके हैं जी जब तक हम इस्टेब्लिशमेंट को साथ ना मिला लें तहरीक अदम इत्मीनाद कामयाब नहीं हो सकती। तो इस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ आना कोई नहीं है, वो हाथ खड़े कर चुके हैं जी जो है आपस में करो, इस बीच में हमें ना लेकर आओ। अच्छा, आपने इस्टेब्लिशमेंट की बात की, डील की बात की, तो मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी पर ये इल्जाम भी लगाया है कि जी बिलावल ने इस्टेब्लिशमेंट से डील की है और खुद को हुकूमत के साथ जोड़ लिया, यहाँ तक कह दिया है। और ये भी कहा था मौलाना साहब ने, बड़े दुखी दिल के साथ ही मैं कैसे कह दूँ तो गलत नहीं होगा, कि जी जो पेशकश बिलावल को हुई है वो हमें भी हुई है, यानी हमें भी कोई इतना हल्का ना ले, पेशकश हमें भी हुई है लेकिन हमने कबूल नहीं की। तो अगर मौलाना साहब कह रहे हैं तो फिर शायद मौलाना साहब ये भी कहना चाह रहे होंगे कि बिलावल आपसे पहले पेशकश हमें हुई थी, जब हमने रिजेक्ट कर दी तो फिर आपको हुई। अच्छा, ये जो पेशकशें हैं ये हर वक्त चल रही होती हैं, ये जुबैर साहब जाकर जब देते हैं पेशकश करते हैं कि जनाब कोई हाथ हल्का हो जाए, कोई मुलाकातें करते हैं, पहले मुलाकातों से इनकार करते हैं फिर मान जाते हैं। दूसरा समा एक और बात आपने गौर किया होगा कि जब वैसे मौलाना साहब को इस बात का दुख हो रहा था कि पेशकश बिलावल को हुई या फिर उनको जो पेशकश हुई जो कि नहीं हुई इस बात का दुख हो रहा था कि कह रहे थे हुई। असल में हर कोई चाहता है कि मुझसे डायरेक्ट, मिसाल के तौर पर मरीम साहब चाहती हैं कि शहबाज शरीफ क्यों मुझसे क्यों नहीं राब्ते किए जाते, जो करना है हमने करना है, मेरे से बात करें। याद जिसने बात करनी है नवाज शरीफ के बारे में मैं हूं ना, मुझसे बात की जाए, हमजा और शहबाज शरीफ से ना कीजिए। इसी तरह फजलुर रहमान साहब चाहते हैं कि पीडीएम का मैं सरबराह किस लिए बनाऊंगा, अगर पीडीएम की सब नीचे की बातें अपनी अपनी करनी है। शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में दे दिया था ना, साथ हमजा को भी बड़े अच्छे तरीके से उनका नाम लेके भी कि हमजा और मरियम तो अभी बच्चे सीख रहे हैं। तो फजलुर रहमान साहब भी यही चाहते हैं कि जी हमसे बात की जाए। उधर हर पार्टी को होता है कि जी हमसे डायरेक्ट बात कीजिए, क्योंकि पार्टी उनको पता है कि जब हमने इलेक्शंस में जाना है तो फिर तो अपनी अपनी दौड़ होनी, अपनी रेस होनी है। तो जिस जो बंदा कोई निकाल सकता है, देखिए ना, एक पूरी पीडीएम के लिए कोई डील लेकर जाएंगे तो नहीं मिल रही, हम अपने लिए जो कुछ निकाल सकते हैं, कोई हमारे साथ कोई केसेस में कोई सहूलत मिल जाए, कुछ और हो जाए। आखिर देखिए ना, यानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये पीडीएम भी बनी यही, और अब तो रह ही नहीं गई, अब तो रह नहीं गई, अब कुछ भी नहीं है पीडीएम का। अब जो बाकी भी जमातें रह गई हैं, अब मुझे बताएं अगर शहबाज शरीफ साहब लेकर आते हैं, वो तो अपनी पार्टी को नहीं चला पा रहे। वो जब अभी तंजीम साजी की बात होती है, इन्होंने किस तरह टिकट तकसीम करने हैं, मरियम अलग इजलास बुलाती हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब नहीं आते। तो जब अपना यह हाल होगा तो पीडीएम में जाकर शहबाज शरीफ साहब क्या कर लेंगे, या फजलुर रहमान साहब उनके बगैर क्या कर लेंगे। स्ट्रीट पावर फजलुर रहमान साहब के पास बिल्कुल होगी, लेकिन स्ट्रीट पावर से करेंगे क्या? उन्होंने पहले भी कोशिश करके देख लिया धरने का। जो पार्लियामेंट की पावर है ना, वो स्ट्रीट पावर अपनी जगह होगी, लेकिन पार्लियामेंट में जो पावर का मुकाबला नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी आपने कहा कि जो सख्त बयान हैं, कुछ देर पहले आपने कहा कि अब आगे जाके बयान मजीद सख्त हो सकते हैं, तो आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी और पीडीएम फिर से कभी एक होगी? चले मुफाद के लिए कह लें, वक्ती मुफाद के लिए कह लें, या फिर कहें जी इमरान खान साहब और हुकूमत को किसी तरह घर भेज लें, तो कि वो एक मुहावरा होता है ना कि वक्ताने पे गधे को बाप बना लें, तो अगर एक दूसरे को गधा भी समझ रहे हैं, माजरत से लफ्ज़ बोल रही हूँ, सिचुएशन ऐसी है ना, तो जो भी है चलें फिर एक दूसरे के साथ एक हो जाएं कि चलें एटलीस्ट मकसद एक हो कि इमरान खान साहब घर चले जाएं। कोई ऐसा चांस 1% 2%? एक तो वक्त गुजर गया, इसलिए कि अब सब जोर लगना है बल्दियाती इलेक्शन पे। जिसने आपने कंटोनमेंट का देखा, जब कहते रहे कि सब इस्तीफे देंगे, लेकिन सेनेट में क्या हुआ, सब जोर लगाने लग गए। इसी तरह बल्दियाती इलेक्शन में लगाएंगे, फिर जनरल इलेक्शन, अब तो उसकी तैयारी है। और इसके अलावा एक ही सूरत है इकट्ठे होने की, और वो है कि जो कहा जा रहा है शेख रशीद साहब की तरफ से पेशगोइयां कि नैब अब दोबारा सख्त होने वाला है, सख्त होने वाला है। हाँ, वो अगर नैब वाकई सख्त होता है और फिर दोबारा पकड़ दकड़ होती है, पीपल्स पार्टी की तरफ सरदारी साहब हैं, इधर शहबाज शरीफ साहब हैं, सॉरी मैं साथ कुछ ऐड करना चाहूँगी, नैब अगर सख्त हो जाए तो फिर नैब की कार्रवाई भी सख्त हो जाए, ये ना कि पकड़ धकड़ हो जाए, इल्जामात साबित ना हो सकें, फिर जो जिसको पकड़ा जाए वो विक्ट्री स्माइल दे के बाहर आए कि देखें जी मेरे पे तो कुछ साबित हो ही नहीं सका, मैं तो दूध का धुला था। तो परफॉर्मेंस भी फिर बेहतर हो, कुछ साबित भी हो, कुछ सबसे बड़ी बात कि जो लूटा गया मुल्क को वो रकम भी वसूल की जाए। वो तो क्वेश्चनेबल है,
पता फिर नहीं फायदा कब हो ना, तक हमें करेगा। सख्ती का बड़े-बड़े फायदा तो केसेस तब हो में, ना। हाँ, अभी तक तो हमें बड़े केसेस में जिस तरह नवाज शरीफ हैं या शहबाज शरीफ हैं या इन लोगों के नाम है, उसमें तो उस तरह बल्कि आपको रिकवरी नजर याद नहीं होगा आई। कि नैब की परफॉर्मेंस पे वजीर आजम साहब खुद बहुत नाला थे, बहुत नाराज थे। लेकिन अब तो वो कहते हैं कि अब जी जब से हम आए हैं तब से नैब बहुत अच्छा हो गया। वो कहते हैं कई गुना ज़्यादा हमने अरब रुपया इकट्ठा कर लिया है, इसलिए नैब ज़बरदस्त है, इसलिए चेयरमैन नैब के हवाले से कि जी अब इनको कंटिन्यू करना चाहिए। जी। तो अगर वो करते हैं और ये प्रेशर आता है तो फिर ये इकट्ठे हो सकते हैं दोबारा, ठीक है, वर्किंग रिलेशनशिप बन सकता है। लेकिन पीडीएम दोबारा से होगी कि पीपल्स पार्टी और एएनपी उसको दोबारा ज्वाइन करेंगे, वो मुझे नहीं लगता। मतलब अब कभी ये हो नहीं सकता। ये हो सकता है कि पीडीएम और अब पीपल्स पार्टी और एएनपी मिलकर कोई जलसा कर रहे हैं इस वजह से कि जनाब इनके सब लोग पकड़े गए हैं। ये चलिए अब आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, यानी अब सब अगले इलेक्शन का इंतजार ही करेंगे और तैयारी करेंगे हो रही है, बिल्कुल बस लगे हुए हैं अपनी दौड़। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया उसामा गाजी आपके वक्त के लिए। नाज़रीन मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि जी अफगानिस्तान को अकेला छोड़ने का मतलब खित्ते में तबाही होगा। एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने कहा है कि जी मगरबी ममालिक की अफगानिस्तान के लिए इंतज़ार करो और देखो कि पॉलिसी तबाही लाएगी। उन्होंने बावर कराया कि जी मगरबी ममालिक ने 1990 की दहाई में वही गलती की जिसके नताइज मुआशी तबाही, खाना जंगी और बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी की सूरत में हमारे सामने आए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने खबरदार भी किया कि अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ने के जो नताइज हैं वो बहुत ज़्यादा भयानक होंगे और अफगानिस्तान एक मरतबा फिर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बन सकता है। अब दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने टीटीपी को माफ़ी की मशरूत पेशकश भी कर दी है और उन्होंने कहा है कि जी अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस ना होने का वादा करे और पाकिस्तान का आइन तस्लीम करे तो पाकिस्तान उन्हें माफ़ी देने पर गौर करने के लिए तैयार है। इस पूरी सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सरकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब आपने भी सुना वज़ीर ख़ारिजा ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को माफ़ी की जो मशरूत पेशकश की है। अब इसके अलावा कुछ दिन पहले सदर पाकिस्तान का एक इंटरव्यू में ये कहना था कि हुकूमत कलदम टीटीपी के उन अफराद को एमनेस्टी देने का सोच सकती है जो हथियार डालकर पाकिस्तानी आइन को तस्लीम कर लें और वो जराइम में मुलविस ना हो। आप कैसे देखते हैं हुकूमत पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शायद एक मजबूरी बन गई कि आपने अफगान तालिबान को कहा कि उनकी सरजमीन से कोई दहशतगर्दी नहीं होगी। उन्होंने यकीन दहानी कराई, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक कमीशन तश्कील दिया और तालिबान से मुज़ाकरात करने शुरू कर दिए। तो टीटीपी से मुज़ाकरात जो किए हैं, मेरा ख्याल है उसके नतीजे में कोई ऐसी बात सामने आई है जहां अफगान अच्छा माफी देने का किस्सा जो है वो बड़ा मुश्किल और टीडियस है ये अमल। बलूचिस्तान में जब नाराज बलोचों को माफी वाली बात हुई थी जी, पे जिनके अजीज़ो क़रीब कत्ल किए इन लोगों ने, वो इस चीज को चैलेंज करने हो गए कि जी इसको आप माफी कैसे दे सकते हैं, मेरे तो उन्हें फला अजीज को मार दिया। दूसरी बात ये कि आज आप माफी देते हैं तो इस बात की क्या जमानत है कि वो कुछ अर्से बाद फिर ये कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि उनके तो लिंक इस सारे अरसे में जो 20 साल गुजरा है उनके ताल्लुक बाहर दुनिया के साथ बन चुके हैं। भारत के साथ होंगे, CIA के साथ होंगे, वो लोग फिर इनको चेज करेंगे, पैसा देंगे, काम कराने की कोशिश करेंगे। तो आप माफी दे दें, उसके बाद फिर एक माफी दे दें, फिर वो उसका तो कोई इख्तिताम नहीं है, क्योंकि वो इसकी तो कोई गारंटी नहीं कि वो दोबारा ये काम नहीं करेंगे। फिर ये है कि जिन लोगों ने बड़े घनौने जराइम की, मिसाल के तौर पे APS का वाकया है या वहाँ पे बादशाह खान यूनिवर्सिटी का वाकया है या इस तरह के जहाँ पे कई लोगों को मार दिया, क्या वो मारने वाले सारे वो भी माफी दे दिए जाएंगे? तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह नहीं इनको करना चाहिए। ये फैसला पार्लियामेंट को करना चाहिए, कमेटियां बिठाई जाएं, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लोग सिविल सोसाइटी के भी लिए जाएं और ये सारे कवायद रख के सामने इसको डिस्कस किया जाए कि इस मसले को हल कैसे करना है। क्योंकि अगर हुकूमत अकेली इसकी जिम्मेदारी लेकर इस तरह का कोई काम करेगी तो हुकूमत के लिए बहुत मसाइल पैदा होंगे, क्रिटिसिज्म भी होगा और लोग शायद उससे इत्तेफाक भी ना करें। ठीक है,
अच्छा जनरल साहब, कौमी सलामती के मुशीर को ये लगता है कि जी मगरबी ममालिक की जो अफगानिस्तान के लिए इंतज़ार करो और देखो कि पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा तबाही लाएगी, आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा है? और ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो मगरबी ममालिक हैं इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान की मदद तो करना चाहते हैं क्योंकि ऐलान कर रहे हैं, लेकिन आलमी बरादरी अफगानिस्तान में नई इंतज़ामिया से रब्ता भी नहीं कर रही है, तो ये आपको इनका दोहरा मेयार नहीं लगता? मतलब बेसिकली वो चाहते हैं क्या है? जो कह रहे हैं वो चाहते भी हैं ना नहीं चाहते हैं? देखें, आलमी बरादरी कुछ न कुछ राब्ते भी कर रही है। आपने देखा कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि जिसके हेड मनी भी रखा हुआ है अमेरिका ने, उन साहब को जाके यूनाइटेड नेशन के ये इसके जो इमदाद वगैरह देने के लिए जो हेड है उनके स्टेट उसके मिशन के, वो जाके मिले हों। तो उनको मुकम्मल तौर पे आइसोलेट नहीं रखा। लेकिन एक चीज़ है कि आप देखिए, मुझे भी खदशात हैं, चाइना को हैं, सबको। यही अभी हम बात कर रहे थे दहशतगर्द लिख के उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी है कि उनकी सरजमीन से कोई भी दहशतगर्दी किसी के खिलाफ नहीं होगी। और अब डिलीवर करने का वक्त आया तो आपको कहें अच्छा जी इससे आप मुज़ाकरात करने उससे आप करने, आप बताइए कि क्या ये कॉन्डक्ट उनका दुरुस्त होगा। इसी तरह और भी जो बातें उन्होंने कही थी कि जनाब हम ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, उन्होंने नहीं बनाई। तो हमें उनकी वकालत नहीं करनी चाहिए। हमें ये जरूर इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहना चाहिए कि इनको एंगेज करें, लेकिन ये जो वजाहतें हैं ये दुनिया मांगेगी तालिबान से, और तालिबान को अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए कि आप क्या ये जो गारंटीज दी, जो आपने वादे किए, क्या वो पूरे होंगे, नहीं होंगे तो क्या होगा। अगर कल को फिर दहशतगर्दी वहां से शुरू हो जाती है दोबारा, तो मैं समझता हूँ कि उसके चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि जब तक आप दहशतगर्दों को वहां पे कलाकमा नहीं करते तो वो इधर उधर सोसाइटी में होंगे, वो फिर काम शुरू कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मोहित यूसुफ साहब को भी इसमें सोचना चाहिए कि खतरात हैं, लेकिन यही हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको एंगेज करे ताकि उनसे फर्म कमिटमेंट्स ली जा सकें, उनके साथ बातचीत की जा सके, और साइमल्टेनियसली ह्यूमन जो एक इंसानी अलमिया के तौर पे जो हम उनकी मदद करना चाहते हैं कि अलमिया ना हो कोई ऐसा, तो वो कोई ऐसी ह्यूमन ट्रेजेडी से बचने के लिए वो सारी मदद करें, वो एक और अलग किस्सा है। तो ये मेरा ख्याल है कि इनको पार्लियामेंट में या बैठ के तो मुख्तलिफ जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्लियामेंट में, उनसे बैठ के बात होनी चाहिए ताकि ये कौमी सतह पे फैसला हो, हुकूमत कोई अकेले ऐसा फैसला न करे। ठीक है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि वक्त का जो तकाजा है, जो भी सूरत हाल है, वो ये तकाजा करती है जनरल साहब कि अभी जिस तरह तालिबान आए, उन्होंने जिस तरह बात की, उनका जो अंदाज़ है, उनके अंदाज़ में एक तब्दीली पूरी दुनिया ने देखी, महसूस की, जिस तरह अपनी पॉलिसी के हवाले से वो बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं वो पूरी दुनिया के साथ, तो ऐसे में एक मौका देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। लेकिन जो इंतज़ार करो और देखो ये जो पॉलिसी है आपको समझ आ रही है, तो वाकई फिर तबाही को खुद दावत देने वाली बात है। वो है, लेकिन आप यूं देखें कि अगर आज इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहे कि इन्होंने हमें कहा था कि हम ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे, इन्होंने नहीं बनाई, तो हम तो इनकी बात पे यकीन नहीं करते, ये जो कुछ भी कहते हैं, तो वो एक मसला बन सकता है। और मैं वैसे भी समझता हूँ कि मगरबी दुनिया इतनी जल्दी इनको तस्लीम नहीं करेगी, क्योंकि वो इनसे कुछ ना कुछ उगलवाएंगे। मगरबी दुनिया का मतलब ये है कि अमेरिका यहाँ से चला गया है लेकिन नहीं भी गया, वो यहाँ पे अगर उनके पाँव ना लगे, सॉफ्ट पावर के जरिए ना लगे, तो वो यहाँ पे टेररिज्म कराएंगे इस मुल्क में दबा के। उन्होंने पहले कह दिया जी यहाँ पे 20 टेरर ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं, तो वो 20 कैसे मौजूद होंगी? आप अमेरिका यहाँ बैठा था, क्या कर रहा था? वो सारी क्रिएट की गई, वो रखी गई। जिस तरह खुरासान चैप्टर है वो भारत ने तैयार किया था, उसमें हमारे पाकिस्तानी टीटीपी के लोग हैं, लश्कर जंगली है, ये पंजाबी तालिबान है, वो उन्होंने बना के तो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। तो वो दोबारा ये काम शुरू हो सकता है वहां से अगर। ठीक है जी। अच्छा, ये जिस तरह भी डिले करते जाएंगे, उनसे ताल्लुकात भी नहीं बनाएंगे, एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, पहले देखेंगे, वही बात के परखे जाएं, उसके बाद देखें, एतबार करना नहीं करना, इंतज़ार करो, देखो आगे क्या पॉलिसी होगी। अब ऐसे में अगर देखा जाए तो आलमी बरादरी अगर काबुल से ताल्लुकात तर्क किए रखे तो अफगानिस्तान में तो एक सिक्योरिटी खला पैदा हो जाएगा। और आप पहले से जानते हैं कि जो दहशतगर्द तंजीम दाइश है वहाँ पहले से मौजूद हैं, पाकिस्तानी तालिबान, अलकायदा भी मौजूद हैं, तो आलमी बरादरी ऐसा क्यों चाहेगी? वो क्या चाह रही है फिर? देखिए, इसमें एक स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं, वो मुख्तलिफ हैं।
आप देखिए कि चाइना को साउथ चाइना सी में उधर कंटेन किया जा रहा है, क्वाड बनाई है कि जनाब चाइना की ट्रेड ना फैलने दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ इधर 20 साल धक्के खा के अमेरिका वहां से निकला, तो अब एक स्टेबल अफगानिस्तान प्लेट में रख के चाइना को पकड़ा जाए, वो क्यों दे चाइना को? तो वो या तो इसको डिस्टेबलाइज करेंगे या वो, और उनके हाथ में बहुत बड़ा एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो है उनके फंड्स। पिछले कई सालों से अफगानिस्तान का बजट जो है वो मगरबी दुनिया दे रही थी और अमेरिका और उसके साथ मिलके उसके जो इत्तेहादी थे वो खर्चा उठाते थे। आज अगर वो ना दें तो ये पूरा बजट चाइना या रशिया वगैरह कोई नहीं दे सकता। तो तालिबान को वो स्क्वीज करके उनसे कमिटमेंट्स देंगे जिनसे जो उनके मतलब को भी वो फॉलो करे, उनका भी उससे मकसद हल हो। तो ये इसमें थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि हर उनके अपने मुफादात। ठीक है, वो हमारे लिए मसला है कि अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आती है तो पाकिस्तान के ऊपर इफेक्ट रहेगा, अमेरिका की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता। तो वो अपने मफादात को देखेंगे और यहाँ पे लेकर के इनसे उगलवाएंगे तालिबान से कुछ न कुछ, ताकि उनकी पोजीशन यहाँ उसी तरह महफूज रहे और चाइना वहाँ पे उस तरह पाँव न जमा सके जिस तरह के वो लगता है कि वो चाइना वहाँ पे जमाएगा। ठीक है। अच्छा, तो जनरल साहब अफगानिस्तान पे तालिबान की जो मुकम्मल कंट्रोल के बाद ये जो इनके पहला इंटरव्यू में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए जो अफगान अमन है ज़ल्मे खलीलजाद, उन्होंने एक इंकशाफ ये किया है कि जी तालिबान के साथ मुआहदा था कि अमरीकी इनखला के 2 हफ्ते तक काबुल में दाखिल नहीं होंगे और इस दौरान इक़्तिदार की मुंतकली अमल में आई। लेकिन अशरफ गनी अचानक मुल्क से फ़रार हो गए, जिससे जो अमरीकी आला क़यादत है वो भी बड़ी हैरान रहेगी। आप क्या समझते हैं कि अशरफ गनी ने अमरीका को धोखा दिया है या फिर उन्हें अमरीकी इंतज़ामिया पर एतबार नहीं था या फिर कोई और बात है? जो अशरफ गनी ने खुद कहा है, उसने 2 बातें की। उसने कहा जी मैं नहीं चाहता था कि यहाँ खून खराबा हो। ये गालिबन उसको उस वक्त अंदाजा नहीं था कि तालिबान आके आम माफ़ी दे रहे हैं। दूसरा उसने कहा कि जी मेरे साथ भी उन्होंने वही करना था जो उन्होंने डॉक्टर नजीबुल्लाह के साथ किया था। इसका मतलब है कि उसको ख्याल था कि मुझे भी फांसी दे देंगे। तो ये उसके अपने फियर्स थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग गया। वरना तो अगर ठहरता तो मेरा ख्याल है कि शायद मुज़ाकरात आगे चलते। अशरफ गनी बचाता रहा अपनी सदारत और उसने बड़ा डिले किया जो यहाँ तक पहुंच गए। दूसरा जो मसला है जिस पे खलीलजाद बात नहीं कर रहे वो है अफगानिस्तान की आर्मी। अगर तालिबान को वो काबुल के बाहर रोकते तो तालिबान को वैसे 2 हफ्ते लग जाने थे, 2-3 हफ्ते लग जाते उनको काबुल में जाते, लेकिन उनकी आर्मी ने कहीं रेजिस्टेंस नहीं किया। तो जब आर्मी रेजिस्ट नहीं कर रही तो फिर तालिबान क्यों बाहर इंतजार कर रही? तालिबान अंदर नहीं जा रहे थे। उन्होंने जब देखा कि यहाँ पूछने वाले कोई नहीं, खाली मामला, तो वो चले गए। तो ये इनको ज़ल्मे खलीलजाद वगैरह को ये भी देखना चाहिए। और उसकी सारी वजह यही थी कि जो आर्मी थी करप्शन में मुलव्वस थे लोग, उनके अकरबा परवरी थी। अशरफ गनी ने अपने चेले चांटे जो हैं वो ऊपर सीनियरिटी में बिठाए हुए थे, लेकिन जो प्रोफेशनल अच्छे ऑफिसर थे इनके, उनका पता ही कोई नहीं था। ये जनरल समीउल्लाह सादत ने पीछे दिया इंटरव्यू, जो कि इनका बड़ा वेल क्वालिफाइड जनरल है, बाहर का पड़ा हुआ, उसने ये सारी चीजें कही। उसने कही हमारी आर्मी का बेड़ा गर्क इन्होंने कहा। तो वो लाजमन फिर नहीं लड़े, उनको ज़हन में होगा कि जनाब ये हमें अपने मकासद के लिए हमें मरवाना चाहते हैं। ठीक है जी जाना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर की इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।